सबसे पहले हम लोग जो है 1688 के पहले और उस वक्त इंग्लैंड कैसा था ये हमें देखना होगा। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं लुक अलाइक मैप है इंग्लैंड का। इंग्लिश आइलैंड के आसपास में जो भी आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके लुक अलाइक मैप है ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पिंक कलर में है वो इंग्लैंड का है। यहाँ पे कुछ ग्रीनिश देख रहे हो ये वेल्स का रीजन था। वहीं ये येलो कलर वाला जो पार्ट है वो स्कॉटलैंड का रीजन है। और ये जो आप पर्पल कलर देख रहे हैं वो आयरलैंड का पार्ट है। ये इस समय 1688 में आपका नेशन स्टेट का दर्जा जो है इंग्लैंड ने गेन किया था बाय कॉलिंग ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ लिया है, साथ साथ इटली का भी यूनिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। और हमने ये देखा कि जर्मनी के केस में भी रेवोल्यूशंस लाए गए, इटली के केस में भी रेवोल्यूशंस और वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का प्रयोग किया गया, सडन अपील हुआ। लेकिन जब हम लोग ब्रिटेन की यूनिफिकेशन नहीं कहेंगे कि स्ट्रेंज केस है, ठीक है। और जब ब्रिटेन की बारी आती है इस बारे में, तो ब्रिटेन के केस में किसी भी प्रकार का सडन अपहील देखने को नहीं मिलता है, कोई कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है। ब्रिटेन के केस में जो आप देखेंगे वो उसकी एक लंबी इतिहास है, मतलब ब्रिटेन कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना है, यूनाइटेड किंगडम कैसे बना है, उसकी एक लंबी इतिहास है जो स्टेज बाय स्टेज फुलफिल किया गया है। अगर सबसे पहली बात जाने कि उस वक्त जो है ब्रिटेन में की आइडेंटिटी क्या थी, किस प्रकार के लोग रहते थे, उसके क्या इथनिसिटी है, तो हम पाते हैं कि उस वक्त जो है जो लोग उस रीजन में रहते थे इंग्लैंड में, ब्रिटेन के अंतर्गत में, वो इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, आयरिश थे। ये उनकी इथनिसिटी थी जो उस वक्त ब्रिटेन में रहा करते थे। और सभी का, इंग्लिश हो, वेल्स हो, स्कॉट हो या आयरिश है, सभी का अपना एक कल्चर है, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस है, और वो लोग अपने अपने कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के माध्यम से ही जाने जा रहे थे, ठीक है। नाउ तो हमने देखा कि इथनिसिटी ऑफ द ब्रिटेन, जहां पर हमने इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश के बारे में जाना। लेकिन इन चारों में से इंग्लिश जो है अपने आप को मजबूत करने में कामयाब हो गया, स्ट्रॉन्गर बनाने में कामयाब हो गया, बिकॉज उसने वेल्थ गेन कर लिया, उसके पास संपत्ति आ गई, और ये भी उसे समझ में आने लगा कि पावर का क्या महत्व होता है। अब जब इनके पास संपत्ति आ चुकी थी, पावर के महत्व को, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर को समझने लगे थे, तब ये जो हैं एबल हो गए किस चीज के लिए भाई, अपनी इन्फ्लुएंस को वेल्स के ऊपर, स्कॉट के ऊपर, आयरिश के ऊपर थोपने के लिए, अपने प्रभावों को दिखाने के लिए। वैसे भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति आ जाती है वो अपने आसपास के समाज में क्या करता है, अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करता है। वैसा ही कुछ इंग्लैंड के केस में हुआ। अब सवाल ये था कि इंग्लैंड के पास संपत्ति आई कैसे, तो इस समय तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस कर चुका था, स्टार्ट हो चुका था, जिसके वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट करने लगे थे, मशीनों से कपड़ों की बुनाई होने लगी थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अधिक फोकस दिया जाने लगा था। इसी वजह से इंग्लिश जो है अधिक वेल्थ बनाने में कामयाब हो गए। तो इंग्लिश पार्लियामेंट, अब इस समय की जो पार्लियामेंट थी वो एक प्रयास करना शुरू कर दिया कि इंग्लैंड से मोनार्की सिस्टम को हटाना है। तो इस वक्त जो है एक आंदोलन लाई गई थी जिसे ग्लोरियस रिवोल्यूशन कहा जाता है, जिसे ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस वक्त 1688 के समय में इंग्लैंड के मोनार्क के रूप में जेम्स सेकेंड को जाना जा रहा था। उस वक्त इंग्लैंड में जो किंग थे, जो मोनार्क था, उसका नाम था जेम्स सेकेंड। और ये जो पार्लियामेंट, ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन लाई गई थी, उसका मेन उद्देश्य भी वही था कि मोनार्की सिस्टम यानी जेम्स सेकेंड को डिथ्रोन करना है। ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव रहा, जिसमें वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट को सफलता मिली और 1688 में
जेम्स सेकेंड को डिथ्रोन कर दिया गया और वहाँ पे मोनार्की सिस्टम चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। और ये कब हुआ? एक लंबी आपका जो है कन्फ्लिक्ट हुआ उस ग्लोरियस रेवोल्यूशंस में, जो कि ब्लडलेस रहा है, उसमें किसी प्रकार का खूनी खेल देखने को नहीं मिला। उसके बाद जाकर इंग्लैंड अपने आप को जो है, ब्रिटेन जो है अपने आप को एक नेशन स्टेट्स में बदलने में कामयाब रहा, और एज अ सेंटर जो मेन इन्फ्लुएंस करने वाला रहा उन चारों में से, वो इंग्लिश रहा। इसलिए लिखा हुआ भी है एज अ नेशन स्टेट विथ इंग्लैंड एज इट सेंटर। तो ब्रिटेन के अंतर्गत में इंग्लिश से इंग्लैंड हो गया वो, और वो आपका जो है डोमिनेट करना शुरू कर दिया। नाउ under the strange case of Britain, the very first point is Act of Union 1707. But actually this Act of Union is two acts of Parliament. The very first one is Union with the Scotland Act 1706, which was passed by the Parliament of England, and the second one is Union with England Act 1707, which was passed by the Parliament of Scotland. And this was done on the basis of Treaty of Union. अब यहाँ क्या था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक है एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन अपने आप में दो पार्लियामेंट के एक्ट को मिलाकर बनाया गया था। पहला एक्ट जो आया था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था, जिसे यूनियन विद स्कॉटलैंड एक्ट 1706 कहा गया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आपका जो है दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया कि इसके पहले ही 1706 में एक ट्रीटी साइन किया गया था ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच में, और उसी ट्रीटी के अनुसार से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यूनियन विद स्कॉटलैंड एक्ट 1706 पास किया, और दूसरी तरफ जो स्कॉटलैंड पार्लियामेंट थी उसने यूनियन विद इंग्लैंड एक्ट 1707 जो है पारित कर दिया। अब इसके पारित करने के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड जो है आपका के अंतर्गत में स्कॉटलैंड की टेरिटरी को मिला लिया गया, और ये बेसिस किस चीज का रहा? ट्रीटी ऑफ यूनियन, जो कि 1706 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में साइन किया गया। और यही वजह रहा कि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने सबसे पहले यूनियन विद स्कॉटलैंड एक्ट 1706 ला करके ये काम को आगे बढ़ा दिया गया। एंड फाइनली उस एक्ट ऑफ यूनियन के वजह से आपका जो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को सम्मिलित किया गया, और वहां पे फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन 1707 में ट्रीटी ऑफ यूनियन ऑफ एक्ट 1707 के माध्यम से, जिसका बेसिस था ट्रीटी ऑफ यूनियन, उसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का अस्तित्व में आ गया। मतलब अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत में इंग्लैंड की जो टेरिटरी पहले की थी वो 1707 के पहले वाली, और स्कॉटलैंड की टेरिटरी को भी जो है मिला करके बनाया गया। अब as the British Parliament was dominated by its English member, as a result, growth of English identity meant the decline of Scottish culture and political institutions were suppressed. अब जिस प्रकार से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का निर्धारण किया गया, तो मेजॉरिटी आपकी जो है इंग्लिश पीपल की थी। अब इंग्लिश पीपल पार्लियामेंट में डोमिनेट करने लगा। अब डोमिनेशन का फायदा क्या निकला कि इस डोमिनेशन के माध्यम से स्कॉटिश कल्चर और उसके हाथ जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम कर रही थी उसे सप्रेस कर दिया गया, स्कॉटिश कल्चर को डिक्लाइन कर दिया गया। मतलब उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा, और फाइनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी सप्रेस कर दिया गया। ये हुआ क्यों? क्योंकि इंग्लिश पार्लियामेंट में दबदबा किसका था? इंग्लिश मेंबर का दबदबा ज़्यादा था। इसी वजह से स्कॉटलैंड की कल्चर के ऊपर इन्फ्लुएंस किया गया, स्कॉटलैंड के कल्चर के ऊपर प्रहार किया गया, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रहार किया गया, और दोनों को अस्तित्व विहीन कर दिया गया। नाउ अब जो बात हो रही थी, हम बात करते स्कॉटलैंड में, तो वहाँ जो कैथोलिक क्लैंस थे
उन कैथोलिक क्लैंस जो कि स्कॉटिश हाईलैंड में रहा करते थे, उन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा, उनके ऊपर काफ़ी रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को यूज़ किया गया, क्रश किया गया, उनके ऊपर दमनात्मक व्यवहार को यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया है। और जब कभी भी ये कैथोलिक क्लैंस अपने आज़ादी की बात करते थे, आज़ादी के सवाल को खड़ा करते थे, तो इनके आंदोलन को क्रश कर दिया जाता था। ट्राई टू रेज देयर वॉइस फॉर इंडिपेंडेंस। जब कभी भी ये कैथोलिक क्लैंस जो थे स्कॉटलैंड के, वो इस बात को लेकर आवाज़ उठाते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए कुछ करना होगा, तो इनकी एक्टिविटीज़ को इंग्लैंड जो है आसानी से क्रश कर दे रहा था। इवन स्कॉटिश हाईलैंड वर फोर्स्ड, यहाँ तक कि स्कॉटिश हाईलैंड उस वक्त गैलिक भाषा का प्रयोग किया करता था, उसे गैलिक भाषा यूज करने से मना कर दिया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि आप स्कॉटलैंड के नेशनल ड्रेस को, नेशनल कस्ट्यूम को नहीं पहन सकते हैं। यहाँ इतना होने के साथ साथ ये इनके साथ इस प्रकार के व्यवहार भी किए गए हैं कि इन्हें मजबूर किया गया कि वो स्कॉटिश हाईलैंड छोड़कर चले जाएं। अब चूंकि ये तो हम जान चुके कि इंग्लैंड ने किस प्रकार से स्कॉटलैंड को अपने साथ मिलाया, और ऐसा ही कुछ किस्मत आयरलैंड का भी रहा। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो उसकी पूरी पॉपुलेशन दो भागों में बटा हुआ था। एक कैथोलिक्स के नाम से जाने जाते थे, दूसरा प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अब आयरलैंड की किस्मत और फेट को जानने के पहले हमें यह समझना होगा कि भाई कैथोलिक था कौन और प्रोटेस्टेंट कौन था। तो साधारण शब्दों में देखिए कि पहले पहला पॉइंट क्या लिखा है, बोथ बाइबल एंड द सर्विसेज वर इन लैटिन। तो कैथोलिक चाहते थे कि जो बाइबल है और जो सर्विसेज हैं चर्च का के द्वारा दिया जाने वाला, उसे लैटिन में ही किया जाना चाहिए। तो बाइबल का जो उच्चारण होगा, उसको जो पढ़ा जाएगा वो लैटिन भाषा में ही किया जाएगा। चर्च की दूसरी एक्टिविटीज़ जिसमें वहाँ की वर्शिप से लेकर वर्शिप वगैरह से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, वो भी लैटिन भाषा में ही किया जाएगा। ये सोच थी कैथोलिक्स का, और वो हमेशा इसी सोच के साथ रहना चाहते थे। वहीं प्रोटेस्टेंट का कहना था कि सर्विस और बाइबल को जो है इंग्लिश में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान या लोग जो हैं बाइबल और सर्विसेज को समझ पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कैथोलिक का कहना था कि चर्चेस को वैसा होना चाहिए, चर्चेस शुड बी डेकोरेटेड एंड हैविंग नंबर्स ऑफ पेंटिंग एंड स्टैचूज। चर्चेस को कैसा होना चाहिए कि बहुत ही डेकोरेटिव होना चाहिए, बहुत सारे उसमें पेंटिंग्स लगे होने चाहिए, बहुत सारे स्टैचूज होने चाहिए। वहीं प्रोटेस्टेंट कहता है प्लेन एंड सिंपल। प्रोटेस्टेंट का कहना था कि चर्चेस को प्लेन एंड सिंपल होना चाहिए, और ऐसा इसलिए कह रहा था कि ये कहते थे, इनका सोच था कि अगर चर्चेस प्लेन एंड सिंपल होगा तो लोग जो चर्चेस में जाएंगे वो अपना पूरा ध्यान जो है मिनिस्टर यानी कि चर्च ऑफिशियल्स की बातों पर लगाएंगे और खुदा के द्वारा, यीशु के द्वारा कहे गए शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, और उनका दिमाग किसी भी प्रकार से डेविएट नहीं होगा किसी पेंटिंग को देखकर या किसी स्टैचूज को देखकर। नाउ द थर्ड पॉइंट, कैथोलिक्स का कहना था कि प्रिस्ट का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रिस्ट वो इंसान है जो लोगों को खुदा के साथ यानी यीशु के साथ जोड़ने का, संपर्क साधने का काम करता है। तो वहीं प्रोटेस्टेंट का कहना है कि पीपल कुड फाइंड गॉड विदाउट अ प्रिस्ट, कि लोग जो हैं भगवान को, यीशु को खुद खोज लेंगे और किसी प्रिस्ट की जरूरत नहीं है। इन तीनों पॉइंट से ये तो क्लियर हो जाता है कि कैथोलिक जो हैं हैविंग कंजर्वेटिव फेथ और होप, उनमें कंजर्वेटिव ऑर्डर्स था, कंजर्वेटिव फेथ थी, कंजर्वेटिव विचार थे। वहीं दूसरी तरफ जो हैं प्रोटेस्टेंट जो हैं लिबरल होप्स के हैं, लिबरल फेथ के हैं, उदारवादी विचारों के थे और समय के साथ परिवर्तन की मांग करने वाले थे। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्ट। अब देखिए, सबसे पहले चीज
हमेशा अगर अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेज इस चीज़ को समझते हैं किसको मदद करनी है और किसको मदद नहीं करनी है। और ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हमें अपने इरादों में जीतना है, अगर हमें अपने एम्बिशन को प्राप्त करना है, तो इंग्लैंड का एम्बिशन था भाई कि आयरलैंड को अपने कब्जे में कर लेना। तो अगर वो कैथोलिक्स को सपोर्ट करता तो कभी भी नहीं कर पाता, वो हमेशा इसका विरोध करता। तो कमजोर वहां पर था प्रोटेस्टेंट, और कैथोलिक आयरलैंड में मजबूत था। तो इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया। अब ऐसा करके वो क्या करेगा, कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेट करने का उसको मौका मिल जाएगा। अब चूंकि प्रोटेस्टेंट एक साथ हो गया, किसके साथ आके मिल गया, इंग्लैंड के साथ आके मिल गया। तो इंग्लैंड की सेना सपोर्ट किसको कर रही है भाई, प्रोटेस्टेंट को कर रही है। तो पावरफुल अब कौन आ गया, प्रोटेस्टेंट हो गया। अब कैथोलिक्स को डोमिनेट करने का काम कौन करेगा, इंग्लैंड करेगी। तो मजबूत को सपोर्ट नहीं करना है, जो कमजोर है उसको सपोर्ट करो, अपने आप जो है मजबूत को कुचल दिया जाएगा। तो इंग्लैंड वही काम किया। कैथोलिक रिवॉल्टेड। अब यहाँ पर कैथोलिक ऑब्वियस है कि प्रोटेस्टेंट का जब साथ दिया जाएगा तो कैथोलिक उसका विरोध करेगा, और उसने विरोध कर दिया। अब विरोध करने के बाद क्या हुआ, अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन, जो डोमिनेंस थी ब्रिटिश की कैथोलिक्स के ऊपर, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। लेकिन उस विद्रोह को ब्रिटिश ने, इंग्लैंड ने आसानी से कुचल दिया, करब कर दिया। करब ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच वर कैरिड आउट बाय द कैथोलिक्स इन इंग्लैंड और कैथोलिक्स इन आयरलैंड। जो भी एक्टिविटीज वो विरोध में कर रहे थे उन सभी को क्रश कर दिया गया। आफ्टर दिस फेल अटैम्प्ट, क्योंकि इस समय जो आंदोलन लाई गई थी कैथोलिक्स के द्वारा, वो आंदोलन लाया गया था वॉल्फ टोन और उसके आयरिशमैन जो सपोर्टर्स थे 1798 में। इस आंदोलन को पूरी तरीके से क्रश कर दिया गया और फाइनली 1801 में पॉसिबली ताकत लगाकर जबरदस्ती आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ मर्ज कर दिया जाता है और नाम बदलकर यूनाइटेड किंगडम कर दिया जाता है। अब यहां पर 1801 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से ग्रेट ब्रिटेन हट गया और सिर्फ रह गया यूनाइटेड किंगडम। अब चूंकि ब्रिटिश एक नेशन बन चुका था जिसके अंतर्गत में स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला लिया गया था। अब इसके पश्चात सबसे पहली बदलाव एज अ नेशन के रूप में क्या किया कि यूनाइटेड किंगडम ने अपनी यूनियन जैक, जो कि एक ब्रिटिश फ्लैग था, उसे लागू किया, तैयार किया। और एज अ ब्रिटिश नेशन नेशनल एंथम भी तैयार किया गया और उस नेशनल एंथम के बोल थे गॉड सेव आवर नोबल किंग। और आप जब कभी भी भारत या इंग्लैंड की कोई भी मैच आप देख लीजिए, उस मैच में नेशनल एंथम ही गाया जाता है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। आप देखेंगे कि ये ब्रिटिश प्लेयर्स अपने राइट हैंड को अपने सीने के पास यानी दिल के पास रखते हैं और ये नेशनल एंथम गाते हैं। और साथ साथ इंग्लिश को प्रचारित किया गया ऑल ओवर द यूनाइटेड किंगडम, जो कि कॉमन लैंग्वेज बन गई। फाइनली एज अ कंक्लूजन देख लीजिए कि क्या आपको दिमाग में रिकॉल करके रखना है। 1688 जिस समय, वो समय जब इंग्लैंड ने अपने आप को नेशन स्टेट का दर्जा दिया। 1707 वो वक्त था जिस समय इंग्लिश ने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में कर लिया और वहां पे जो भी रिवोल्यूशन लाए गए थे वो सबको क्रश कर दिया गया था, जो कि स्कॉटिश हाईलैंडर्स कहलाए, उनके द्वारा जो रिवोल्यूशन लाया गया था उनके द्वारा। एंड 13 लास्ट में याद आपको ये रखना है 1801 जिस समय, ये वो वक्त था जिस समय यूनाइटेड किंगडम बना, जिसके अंतर्गत में आयरलैंड को 1798 में फॉर्सिबली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत में जोड़ दिया गया और उसके बाद रीनेम किया गया पूरे इस रीजन को एज अ यूनाइटेड किंगडम।